अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अंसार अली, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम लेक्चरर इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि एसपीएससी ने कंडक्ट किया 26/4/2024 को। हम अपने इंग्लिश ग्रामर सॉल्यूशन लेक्चर सीरीज के लेक्चर 3 को आज कंडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन, जिसमें इस पेपर में जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टिल क्वेश्चन नंबर 50। और मजे की बात यह है कि इस पेपर में एक मिस्टेक भी है, उसे हम टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं या ह्यूमन एरर कह सकते हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, लेकिन हम उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41, the words said within inverted commas are termed as। ऐसे अल्फाज जो इन्वर्टेड कामाज में लिखे जाते हैं, व्हाट आर इन्वर्टेड कामाज, इस तरीके से दो स्टार्ट में होती हैं, दो एंड में होती हैं। इनके बीच में जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्स्ट लिखा जाता है, उस टेक्स्ट को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है ए, वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को कभी भी हम इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर कोई इन्वर्टेड कामाज में टर्म लिखा गया है तो उसको कन्वर्जन जो उसकी होती है, उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एग्जैक्ट वर्ड्स को किसी दूसरे शख्स ने बोला हो। एग्जैक्ट वर्ड अगर कोट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और उन्हीं को ही हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामाज में पुट करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी एंड डी आर आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक्सप्रेसिव वर्ड्स। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वो स्पेसिफिकली किस जो है ना, एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट स्पीच, एक कंप्लीट बात की बात हो रही है। ठीक है, तो इसने जो सी ऑप्शन वर्ड्स दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, which is the correct indirect form of speech in the given sentence? He says, अच्छा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है he says I will sit in the garden। उसने कहा मैं गार्डन में बैठूंगा। हालांकि देखा जाए तो इसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क इस सवाल की है, इस सेंटेंस के अंदर नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड कामास पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सवाल है, ये एसपीएससी के आज के पेपर में एक गलत सवाल है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि जब भी गलत सवाल होता है और उसे आइडेंटिफाई किया जाता है तो वहां से ग्रेस मार्क्स मिलती हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्यों गलत है। अब इनके चारों ऑप्शंस पे गौर करें। सबसे पहले सबसे पहले इसका जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब को देखो तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट होना चाहिए था। हालांकि इनडायरेक्ट स्पीच के जितने भी ऑप्शन हैं उनके आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखोगे तो वो पास्ट में, इसमें है वो पास्ट में। ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पर लिखी गई है ये एग्जैक्टली वहां उस पेपर से उठाई गई है। ठीक है, तो इसको कंपेयर भी किया जा सकता है उस पेपर के साथ। तो हम इसमें अब ये देखेंगे कि अगर चारों के चारों गलत हैं और कोई ऑप्शन करेक्ट होता तो वो कौन सा होता। तो वो ऑप्शन करेक्ट क्या हो सकता था पॉसिबली? अगर इस बी ऑप्शन में सेड की जगह पर सेज ही पुट करते तो क्या हो जाता? तो फिर ये होता कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता। ही सेज दैट ही विल सिट इन द गार्डन। रूल्स क्या हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आया सिर्फ ही में चेंज हो गया, बाकी फ्यूचर का टेंस रिपोर्टेड में सेम ही रहा।
और अगर यहाँ पर पास्ट होता तो फिर दूसरा ऑप्शन करेक्ट जो होता वो डी होता, बिकॉज विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा सेंटेंस गलत होगा टेक्निकली, अगर कोई पॉसिबिलिटी करेक्शन की होती तो वो बी ऑप्शन होती। सही है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। डैश इज अ वर्क written to defend a writer's opinion or to elaborate and clarify a problem। हाँ, एक रिटन वर्क होता है जो कि डिफेंड करता है राइटर के ओपिनियन को, या फिर उसके काम को एलाबोरेट करता है, या उसके प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करता है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एप्ट्रोनियम। एप्ट्रोनियम क्या होता है, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड, मतलब कि कुछ रिटन वर्क होता है जो क्या करता है, किसी शख्स को उसके प्रोफेशन के हिसाब से लकब देता है। मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ, मुझे कोई मिस्टर इंसाफ की जगह पर मिस्टर टीचर कहे, क्या कहे, मिस्टर टीचर, यानी कि मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ नाम दिया गया है, जो कि वैसे एक बहुत अच्छी बात भी होती है। ठीक है, तो मिस्टर टीचर जो है, इस तरीके से किसी को कॉल करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है उससे क्या कहते हैं, उस कैटेगरी को एप्ट्रोनियम। उसके बाद होता है ब्लर्ब। ब्लर्ब क्या होता है, एक ब्रीफ फ्रेज होती है, तारीफ होती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं मोस्टली कि ये बात नोट की होगी कि कोई अगर टीम आती है किसी इंस्टीट्यूट को विजिट करने के लिए, तो विजिट कर जैसे सब हो जाता है, जाते वक्त वो उनके एक रजिस्टर में जो है वो हवाला लिख देते हैं कि हमने यहाँ विजिट किया और यहाँ बहुत अच्छी चीजें थी, हमें बहुत अच्छे तरीके से सब स्टूडेंट्स को पाया। तो वो जो शार्ट स्टेटमेंट होता है या शार्ट स्टोरी होती है, शार्ट टेक्स्ट होता है, वो क्या कहलाता है, ब्लर्ब कहलाता है। और डिसीट जो है, डिसीट कहते हैं धोखे को। डिसीविंग के डिसीव से ये निकला है। तो इस वजह से जो लास्ट ऑप्शन अपोलॉजी है, अपोलॉजी लेटर्स हमेशा माफीनामे के लिए होते हैं, ओपिनियंस को क्या कहते हैं, एहतराम देने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 44 है, वो हमारे पास एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है, सॉरी एक इडियम है जिसकी हमने मीनिंग, मतलब कि फ्रेजल मीनिंग फाइंड करनी है। सो वो क्या है इडियम हमारे पास, दैट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसका मतलब ये होता है कि सेंस को अगर देखें तो उसका सेंस ये होता है कि कोई भी चीज फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब कि अगर हो रही हो, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, तो या कंफ्यूजन हो, या एक दूसरे के साथ नोक झोंक हो रही हो, तो एक दिन जब दोनों का सामना फ्यूरियसली होता है तो वो कहते हैं आज जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स के सारे मैटर को उसी दिन क्लोज कर देने की कोशिश वो करते हैं, फिर आर या पार वाली जो सिचुएशन होती है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है उसे देखें, टू स्टॉप बिकॉज वन डज नॉट वांट टू डू एनी मोर। ठीक, सेंस बना रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। वन डज नॉट जो है ना यहाँ पर जो पुट कर रहा है, ये इसे वेग बना रहा है, क्लियर नहीं बना रहा। आगे देखते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज अननोइंग। लेकिन ये जो स्टॉप डूइंग समथिंग, ये जो है ना एक सेल्फ है, मतलब कि टास्क होता है इंसान जब इसे वो करता है। लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब कॉल इट अ डे है, ये जो है ना सेल्फ नहीं है, ये किसी चीज से तंग आकर किया जा रहा है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज हार्मफुल। अब देखें, ये हार्मफुल तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, हार्मफुल तो इसे नहीं कह सकते इन सेंस, मतलब कि रिलेट जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें रिड ऑफ की बात जो है ना किसी चीज से जान छुड़ाना होता है। जान छुड़ाना अलग चीज होता है, खत्म करना अलग अलग होता है। तो इससे इस हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, टू स्टॉप एंड फिनिश द होल मैटर। मैटर को स्टॉप करना और उससे कंप्लीटली जड़ से फिनिश करने को हम क्या कहते हैं, कॉल इट अ डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, यू नो दे डू नॉट अलो डैश इन हेयर। अब इस तरीके के सवाल जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद सिंपल एक हो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल मेन वर्ब हो जो अपने बेस फॉर्म में हो। उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब लगता है तो वो क्या होगा, होना चाहिए जेरंड होना चाहिए। ठीक है, जेरंड क्या होते हैं एक्चुअली, ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स नाउन के तौर पर काम करें, एडजेक्टिव के तौर पर काम करें, या सब्जेक्ट के तौर पर काम करें, या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करें, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो जिरंड की शेप सिंपली मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसी ही होती है।
तो इन दैट केस जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें क्या होना चाहिए, अलो के बाद कोई जिरंड फॉर्म देखना है, मतलब कि पुट करना है। अब ऑप्शन पे देखो, जिरंड फॉर्म पहले में है, नहीं है, दूसरे में है, नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एज अ जिरंड फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इसमें कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ कोजिट इज। अब कोजिट जो कहते हैं, कोजिट कहते हैं एक्सट्रीम केयर को। किसे कहते हैं? एक्सट्रीम केयर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन को देखो, केयर या अफेक्शन अगर करते हैं, कि एक्सट्रीम अफेक्शन कहते हैं या केयर कहते हैं, केयर मतलब कि किसी को चाहना, किसी का ख्याल रखना, तो उस हिसाब से निग्लेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हम दूसरों को कंपेयर करेंगे पहले। लाइक तो इसके सिमिलरिटी में आ रहा है। पेम्पर का मतलब होता है केयर, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका सिनोनिम निकलेगा। पिंच का मतलब होता है स्क्वीज, तो इसका इस पूरे मतलब के बाकी वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ना ये इसके नेगेटिव में आ रहा है, एंटोनिम में आ रहा है, ना इसके सिनोनिम में आ रहा है। तो इसका करेक्ट जो एंटोनियम है वो क्या होगा? दैट इज नेग्लेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जो है, 47 है, दैट इज समथिंग डैश हैपेंड और दे वुड बी हियर बाय नाउ। सिमिलरली, अब अच्छा सिंपली इसमें क्या है कि हैपेंड को देखें तो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म लगा हुआ है? दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। क्या लगा है? पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल कहीं पे भी लगता है ना सेंटेंस में, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हो, या तो वो मतलब कि परफेक्ट फॉर्म हो, या सिंपल जो है क्या कहते हैं, बी फॉर्म हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए, पहला तो मतलब कि सिंपली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हैव बिन है तो उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना चाहिए, लेकिन वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये भी मतलब कि दो ऑप्शन तो इसके खत्म हो गए। बाकी बचे करेक्ट ऑप्शंस कौन से? मस्ट है, सॉरी दो ऑप्शन बचे, मस्ट है और मस्ट बी। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, अब मस्ट बी को भी हमने खत्म करना होगा। रीजन उसका ये है कि मस्ट बी जो है एक सिंपल में मतलब के प्रेजेंट में फॉर्म आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में। तो इसके बाद जो होना चाहिए वो पास्ट सिंपल होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशनल है ऊपर। ठीक है, तो सिमिलरली तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना होगा वो दैट वुड बी बी ऑप्शन, मस्ट हैव। ठीक है, इस हैव की वजह से हमने जो है ना यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनिम ऑफ होक्स। होक्स को कहते हैं, होक्स उसे कहते हैं जैसे एक वर्ड होता है ना इम्पोस्टर, आम से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज का फैल जाना जो कि एक्चुअली हो या ना हो, मतलब कि किसी चीज का रैपिडली किसी चीज की न्यूज को का फैल जाने को क्या कहते हैं? होक्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, बाकियों में तो हम नहीं जाएंगे। रूमर, रूमर क्या होता है? ऐसी बात जो कि फैल जाती है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है इसका है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी या सिचुएशन जो कि अनसॉल्व हो, लाई झूठ हो, ट्रिक पजल्ड हो। तो ये तीनों ऑप्शन आखिर वाले वो गलत है, तो पहला ए जो है इसका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अब वन ऑफ द typical question that is usually asked in every competitive exam or one paper commission, वो है एनालॉजी। ठीक है, तो पहले दो पेपर्स में हमने देखा था तो उसमें एनालॉजी नहीं पूछी गई थी। ठीक है, अब ये जो तीसरा पेपर है इसके इंग्लिश पोर्शन में इन्होंने एनालॉजी पूछी है। इट मीन्स के ये अब आगे वन बाय वन पूछते जाएंगे पेपर्स में, कहीं पे दो सवाल कहीं पे एक। तो ये फॉर्चुनेट है कि इनके पास एक सवाल है, ये जो बैच थी जिसने अटेम्प्ट किया है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 49 है, वो कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पेटल एंड फ्लावर। ठीक है, एनालॉजी को सॉल्व करने का एक बेसिक पैटर्न होता है कि आप जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उनको कैटेगराइज करो और उनके टाइटल दो। जैसे पेटल और फ्लावर, इनकी एसोसिएशन क्या है? अब फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर क्या है? होल है, पूरा एक मुकम्मल फ्लावर होगा, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, पेटल जो है फ्लावर का पार्ट है। तो
इसका मतलब इनका जो प्रोपोर्शन बना है, इनकी जो एसोसिएशन बनी है, वो पार्ट ऑफ अ होल बना है, पार्ट ऑफ अ होल। लेकिन एक दूसरी बात है कि ये पार्ट ऑफ अ होल जो है ये एक बिल्कुल कनेक्टेड है। बाकी इस तरीके से कंफ्यूजिंग आपके पास सवाल आ सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो इतने एसोसिएटेड नहीं होंगे। जैसे इंजन एंड कार, कार का जो इंजन है वो उसका एक पार्ट है और ये होल है। हमें तो जवाब बिल्कुल यही है। ठीक है, तो इसका जवाब करेक्ट ए है, लेकिन हम आगे वालों को सॉल्व करेंगे कि ये गलत क्यों है। अब देखें, पेन एंड पेपर। पेटल जो है फ्लावर से कभी भी अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन पेन और पेपर अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। केट एंड डॉग तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, एनिमल कैटेगरी है लेकिन टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद बॉल एंड गेम। काफी गेम्स ऐसी हैं जिसमें बॉल हैं, लेकिन काफी गेम ऐसी भी हैं जिनमें बॉल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है आर्करी। आर्करी में हम बॉल इस्तेमाल नहीं करते, तो मतलब कि इसका लाजमी नहीं है कि हर गेम्स का पार्ट जो है ना बॉल हर गेम का पार्ट हो। जैसे रेसिंग है उसमें भी ये नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कबड्डी गेम होती है उसमें भी ये मतलब कि बॉल नहीं होता। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार, तो भी पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्या है, एन एडजेक्टिव व्हिच मींस इंटेंडेड टू टीच इज स्पेल्ड एज। सिंपल है, इसमें सिंपल जो सवाल पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, स्पेलिंग का पूछा गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको स्पेलिंग रूल्स जो है ना उनको एक बार जरूर रिवाइज करना है। लेकिन जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो उससे हमें सब मतलब कि चीजों का आसानी से पता चल जाता है। तो पहले तीनों जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं। डायडेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग जो है डायडेक्टिक, दिस वन इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और इसको जो कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।